जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम के 10th चैप्टर और 10th चैप्टर है तरलों के यांत्रिकी गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं द्रव के मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने में किया गया कार्य यानी वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड्स। यानी हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि द्रव का मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने में कितना कार्य किया जाता है। मुक्त पृष्ठ के बारे में आप समझ रहे होंगे, हमने आपको बताया था कि अगर किसी बाल्टी में पानी भरा हुआ है तो बाल्टी के पानी का जो सबसे ऊपर वाला तल होता है ना, उसी को हम मुक्त पृष्ठ कहते हैं। तो मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी जैसे समझ लीजिए कि कोई ऐसी बाल्टी है जिसके क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सके। तो अगर बाल्टी में पानी भरा हुआ है और बाल्टी को अगर पकड़ करके हम फैला सकें तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है बढ़ने लगेगा। लेकिन फिलहाल देखें, हम यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। हम मान ले रहे हैं कि जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र के अनुसार एक तार ABC है और इसके ऊपर एक दूसरा तार रखा गया है और इस दूसरे तार की स्थिति को हम PQ मान लेते हैं और यह तार PQ जो है चलनशील है। तार PQ को खिसकाया जा सकता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इनके बीच में द्रव की एक पतली परत है। ये ध्यान में रखे रहिएगा, द्रव की एक पतली परत है। द्रव की पतली परत का मतलब ये देखते हैं, कभी कभार जैसे मान लीजिए साबुन का घोल है या सर्फ का घोल है और उसको जब पानी में घोलते हैं और पानी में घोल करके हाथ निकालते हैं तो अंगुलियों के बीच में एक पतली परत आ जाती है, द्रव की पतली परत आ जाती है। बिल्कुल हम उसी की बात करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान में रख लीजिए कि यहाँ पर द्रव रखा गया है और द्रव की एक पतली परत है और ये जो तार PQ है ना, तार PQ की लंबाई हम मान लेते हैं कि इस मान यल है। हमने आपको बताया था कि द्रव के पृष्ठ पर अगर कोई काल्पनिक रेखा खींचा जाए ना तो उस पर लंबवत बल कार्य करने लगता है। लंबवत दिशा में बल कार्य करने लगता है और ये कार्य करने वाला बल F है। याद रखे रहिएगा, तार PQ जो है चलनशील है। अब जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, ये जो तार ABC है, तार ABC का A और C सिरा हम हाथ से पकड़ लेते हैं और हाथ से पकड़ करके इसको फैला रहे हैं। जब हाथ से पकड़ करके फैलाएंगे तो ये जो तार PQ है ये सरक करके ऊपर के तरफ जाएगा। तो PQ सरक करके P', Q' स्थिति में पहुंच जा रहा है और फिर ये जो विस्थापित दूरी है तार के द्वारा, हम मान लेते हैं कि यह विस्थापित दूरी ΔX है। अब मैं आपको ये बता दूं कि द्रव के पृष्ठ पर कार्य करने वाला जो बल होता है ना, ये जो अभिलंबवत बल जो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर कार्य करता है, यह लंबाई के स्वतंत्र पृष्ठ पर खींची गई जो काल्पनिक लंबाई होती है, जो काल्पनिक रेखा खींची गई होती है, तो उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन जानते हैं ये जो द्रव है, द्रव का मुक्त पृष्ठ है और तार के दो पृष्ठ होंगे। अगर ये तार है
तो अगर हम इधर से देखेंगे तो एक पृष्ठ इधर से होगा और इधर से एक दूसरा पृष्ठ होगा, तो कुल मिलाकर के 2 पृष्ठ हो जाएंगे। और जब 2 पृष्ठ होंगे तो एक पृष्ठ की लंबाई स्मॉल l है, तो दोनों पृष्ठों की जो लंबाई होगी वो 2l हो जाएगी, यानी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2l। आपको मालूम है कि जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने पर कोई ना कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं, और यहाँ पर जो कांस्टेंट जोड़ा जाता है वो कैपिटल T होता है, और फिर ये हो गया 2l। कैपिटल T या जिसको हम कैपिटल S भी कह सकते थे, कैपिटल S पहले हम प्रदर्शित किए थे, तो हम कैपिटल S ही प्रदर्शित कर रहे हैं, जहाँ S एक अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है जिसे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये S जो है पृष्ठ तनाव है। अब हम देखें कि जब इसको पकड़ करके फैलाए थे तो इसको फैलाने पर कार्य किया गया, कितना कार्य हुआ, तो आपको मालूम है कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। विस्थापन कितना हो रहा है, तो डेल्टा x हो रहा है। तो जब विस्थापन डेल्टा x हो रहा है तो हम कार्य को भी डेल्टा w कर देंगे। डेल्टा का मतलब हम कह सकते हैं कार्य में होने वाली वृद्धि, कार्य में होने वाला परिवर्तन, और डेल्टा x जो है दूरी में होने वाला परिवर्तन है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, डेल्टा w इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर f का मान रख देते हैं, तो f का मान हो जाएगा s इंटू 2l इंटू हो जाएगा डेल्टा x। अब आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, 2l जो है लंबाई है और डेल्टा x को हम लिख सकते हैं कि चौड़ाई है। तो आपको मालूम है कि लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है ये क्षेत्रफल होता है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा लगा हुआ है, तो डेल्टा लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ भी डेल्टा ए कर दे रहे हैं। तो डेल्टा ए का मतलब हो जाएगा क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि। जहाँ डेल्टा शब्द डेल्टा लग जाता है ना, तो डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है। परिवर्तन में वृद्धि भी हो सकता है, कमी भी हो सकती है। तो यहाँ डेल्टा ए जो है क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि है। तो डेल्टा W इज इक्वल टू यस इंटू 2l इंटू डेल्टा x के जगह पे हम लिख देंगे डेल्टा A। और अगर हम यहाँ से यस की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा डेल्टा W और बटा में हो जाएगा डेल्टा A। तो अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखे रहिएगा कि यहाँ पर हम कुल मिलाकर के यह ज्ञात करने जा रहे हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर कितना कार्य किया जाता है। तो हम कार्य ज्ञात करना चाह रहे हैं, कार्य में वृद्धि नहीं ज्ञात करना चाह रहे हैं, कार्य ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो अगर यहाँ कार्य के साथ अगर डेल्टा शब्द न लगाएं तो ये ज़्यादा उचित होगा। हालांकि डेल्टा लगा देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन डेल्टा अगर शब्द यहाँ नहीं लगाएंगे W के साथ तो ये ज़्यादा उचित होगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यह यस पृष्ठ तनाव है, W द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने में किया गया कार्य है, और डेल्टा ए क्या है, द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यह पृष्ठ तनाव, हालांकि आपने किया गया कार्य ज्ञात किया है, तो कार्य के लिए तो फार्मूला ये ऊपर मिल चुका है। द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने में किया गया कार्य W बराबर यस इंटू डेल्टा यस डेल्टा ए होता है। तो ये जो है पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल के ऊपर कैसे निर्भर करता है, यहाँ से ये क्लियर होता है। लेकिन यहाँ से पहले हम एक पृष्ठ तनाव की डिफिनीशन बताएंगे। पृष्ठ तनाव की डिफिनीशन क्या होती है, जरा ध्यान पूर्वक देखें।
अगर यहाँ पर डेल्टा ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर हम मान लें, इसका मतलब ये हम मान लें कि द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाली जो वृद्धि है वो एकांक है। तो अगर पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि एकांक है तो यस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए के जगह पे 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं यस इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस पर किए गए कार्य के बराबर होता है। लेकिन किस कार्य के बराबर होता है? तो टेम्परेचर नियत होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बदलता है तो पृष्ठ तनाव चेंज हो जाता है। तो नियत ताप पर, जरा ध्यान समझिए, नियत ताप पर या निश्चित ताप पर या कांस्टेंट टेम्परेचर पर, नियत ताप पर द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य ही द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। अब अगर यहां से पृष्ठ तनाव का मात्रक निकालना चाहें, पृष्ठ तनाव का मात्रक तो एक हम लोग न्यूटन प्रति मीटर निकाल चुके हैं। अगर यहां से पृष्ठ तनाव का मात्रक निकालना चाहें तो W कार्य है और कार्य का मात्रक होता है जूल। डेल्टा ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये एक दूसरा मात्रक आपको बताया गया। अब हम आपको बता दें यहां से कि देखिए यस इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए है। जब डेल्टा ए का मान कम होगा, डेल्टा ए का मान कम यानी क्षेत्रफल कम होगा, तो जब क्षेत्रफल कम होगा और कार्य को अगर हम कांस्टेंट मान लें तो जब किसी कांस्टेंट में कम से भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब किसी कांस्टेंट में कम से भाग देते हैं तो पूरा मान जो आता है वो अधिक होता है। और पूरा मान अधिक जो होता है, तो जब पूरा मान अधिक हो जाएगा तो पृष्ठ तनाव अधिक हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब पृष्ठ तनाव अधिक होगा तो क्षेत्रफल कम होगा। यहां से आप क्लियर कर लीजिए, जब क्षेत्रफल कम होगा तो जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव अधिक होगा, या पृष्ठ तनाव अधिक होगा तो क्षेत्रफल कम होगा। और जानते हैं सबसे कम क्षेत्रफल जो होता है वह गोले का होता है। गोले का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। आपको मालूम है गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो कोई भी गोली आकृति होती है ना, उसका क्षेत्रफल सबसे कम होता है और आयतन सबसे अधिक होता है। ये भी आप याद रखे रहिएगा। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो अगर क्षेत्रफल कम होगा तो पृष्ठ तनाव अधिक होगा, या पृष्ठ तनाव अधिक होगा तो क्षेत्रफल कम होगा। और सबसे कम क्षेत्रफल जो होता है वो गोले का होता है। अब यही कारण है कि अगर मान लीजिए कांच की कोई छड़ है तो कांच तो ठोस अवस्था में है, और जब उसको गर्म करते हैं तो वो पिघलता है, और पिघलता है तो द्रव अवस्था में आता है। और द्रव का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, और पृष्ठ तनाव अधिक तब होगा जब उसका क्षेत्रफल कम होगा, और क्षेत्रफल कम होता है गोले का। यही कारण है कि जब कांच की छड़ को गर्म करते हैं तो गर्म होने के बाद जब वो पिघलता है तो पिघलने के बाद उसकी आकृति गोलाकार हो जाती है। यही नहीं, आप देखे हैं अगर प्लास्टिक को भी जलाएंगे तो जब प्लास्टिक जलता है तो जलने के बाद वो गोलाकार हो जाता है। यही नहीं, नॉर्मली कोई भी प्लास्टिक होता है या सामान्यतया कोई भी पदार्थ होता है, जब उसको गर्म करते हैं और अगर ठोस पदार्थ गर्म होकर के द्रव में बदल रहा है तो द्रव में बदलता है तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, द्रव का पृष्ठ तनाव अधिक होता है।
ठोस के अंदर तो पृष्ठ तनाव होता ही नहीं है। द्रव में अगर ठोस द्रव में बदलेगा तो द्रव का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, और पृष्ठ तनाव अधिक तब होगा जब क्षेत्रफल कम होगा, और क्षेत्रफल कम होता है गोले का। यही कारण है कि द्रव की जो बूंद होती है, द्रव की बूंद गोलाकार होती है, क्योंकि द्रव का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रख के रहिएगा। आपसे हमेशा पूछा जाता है कि द्रव की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, तो द्रव की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, तो उसका जवाब आप हमेशा ध्यान में रखे रहेंगे कि द्रव का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, और पृष्ठ तनाव अधिक होता है तो क्षेत्रफल कम होता है, और क्षेत्रफल कम होता है गोले का। यही कारण है कि जल या द्रव की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है और कि अगर पारे की कोई बूंद हो तो पारे की छोटी बूंद जो होती है वो गोलाकार होती है, लेकिन अगर पारे की बड़ी बूंद हो तो बड़ी बूंद चपटी हो जाती है। क्यों, ये आपसे कई बार पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि द्रव के किसी बूंद पर दो प्रकार के बल काम करते हैं। एक तो उसका भार नीचे की तरफ काम करता है, और दूसरा इसका पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव इसको गोलाकार आकृति देता है। आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी वस्तु आपको गोलाकार दिखाई दे रही है तो आप समझ लीजिएगा कि यह ठोस अवस्था में तब परिवर्तित हुआ है जब ये पहले द्रव अवस्था में था, क्योंकि द्रव ही हमेशा जब पिघलता है तो वो गोले के आकार में आता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो ये जो छोटी बूंद है यानी द्रव की किसी बूंद के ऊपर, लेकिन यहाँ पारे की बात हो रही है कि पारे की छोटी बूंदें गोलाकार होती है जबकि बड़ी बूंद चपटी होती है। इसका कारण क्या होता है, तो पारे की बूंद के ऊपर दो प्रकार के बल काम करते हैं। एक तो इसका पृष्ठ तनाव होता है, और पृष्ठ तनाव इसकी आकृति को गोलाकार देता है, और दूसरा इसका भार mg होता है जो नीचे की तरफ काम करता है। तो जानते हैं जब पारे की बूंद छोटी होती है ना तो उस पर कार्य करने वाला पृष्ठ तनाव और भार दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो जब दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो इसलिए पारे की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है। लेकिन जब पारे की बड़ी बूंद होती है तो बड़ी बूंद का जो भार है वह उसके पृष्ठ तनाव से अधिक हो जाता है। तब भार अधिक हो जाता है और भार की दिशा हमेशा नीचे की तरफ होती है। तो भार की दिशा हमेशा नीचे की तरफ होने की वजह से ये जो बड़ी बूंद होती है, बड़ी बूंद चपटी हो जाती है यानी नीचे की तरफ दब जाती है। इसी तरह से कुछ और हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण हैं, जैसे कि शीशे का छर्रा बनाना। आप देखते हैं कांच की गोलियां आप खेलते हैं, छोटे पे खेले होंगे, अब तो नहीं खेलते होंगे, या कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी खेलते होंगे। तो शीशे की छोटी छोटी गोलियां होती हैं और उनकी आकृति बिल्कुल गोलाकार होती है। वो गोलाकार कैसे बनाया जाता है ना, बचपन में कुछ तुम ही लोग तरह के बच्चे हुआ करते थे तो पूरा पॉकेट में 10-15 ठे गोली लेकर घुमा करते थे, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले, उस मोहल्ले से इस मोहल्ले। 4-5 गोली दूसरे को दे दिए, 4-5 गोली अपने बैठ करके आधा घंटा तक खेल करके टाइम पास कर दिए। तो अब जो है उस जो गोली का निर्माण होता है, शीशे की गोली, हालांकि वो गोली शीशे की नहीं होती, वो गोली कांच की होती है। तो कांच की गोली का निर्माण कैसे होता है, तो होता ये है कि कांच को पहले पिघला लिया जाता है और पिघलाने के बाद उसको फव्वारे के रूप में, तो फव्वारा जब निकलेगा तो वो बूंद के रूप में निकलेगा। तो फव्वारे का साइज जितना बड़ा होता है उससे निकलने वाला जो द्रव होता है, द्रव का साइज भी उतना ही बड़ा होता है। और नीचे हौज होता है, हौज में पानी भरा होता है।
तो कांच को पिघला करके अब फव्वारे के रूप में फेंका जाता है। तो जब फव्वारे के रूप में फेंका जाता है तो वह छोटे छोटे और गोल बूंद के रूप में पानी में जा करके गिरता है, और पानी में गिरने के बाद जब कुछ समय के बाद जब वो ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद वो ठोस का रूप धारण कर लेता है, और इस प्रकार ठोस गोली का निर्माण हो जाता है, और फिर इकट्ठे उसमें से निकाल करके ढेर सारी गोली बना देते हैं। तो ये होता है गोली का निर्माण करना। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि फुहारने से ठंडक लगती है। आप गए होंगे कभी सैलून वगैरह में, और ख़ास करके जाड़े के दिनों में, गर्मी के दिन में तो अच्छा रहता है, जाड़े के दिनों में देखते हैं जब नाई जो है जिससे स्प्रे करता है, जब उसको उठाता है और आपको पता चल जाए कि उसमें ठंडा पानी है। हालांकि अब तो सैलून में जाड़े के दिनों में गर्म पानी रखते हैं लोग, गर्म पानी से फव्वारा मारते हैं तो थोड़ा सा ठंडक लगता है, लेकिन अगर बिल्कुल ठंडा पानी हो, टंकी का पानी हो, रात का पानी इकट्ठा हुआ हो और सुबह लेकर के फव्वारा मार दिया जाए तो फिर ऐसा लगता है जैसे आपके ऊपर परमाणु बम छोड़ दिया गया है। तो अब बड़ी विषम परिस्थिति होती है। उसमें होता यह है कि जब फव्वारा मारा जाता है ना, तो वो फव्वारा चारों तरफ फैल जाता है। तो जब चारों तरफ फैलता है इसका मतलब उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब भी पृष्ठ तनाव कम होता है ना, तो पृष्ठ तनाव कम होने से वो क्षेत्रफल ज्यादा कवर करता है। तो जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, वो क्षेत्रफल ज्यादा घेरता है, तो वो करता क्या है कि चेहरे के प्रत्येक भाग की जो ऊष्मा होती है उस ऊष्मा को वो शोषित कर लेता है, और जब ऊष्मा को शोषित करता है, जब आपके शरीर से ऊष्मा निकलने लगती है ना, तभी आपको ठंडक महसूस होती है। अगर आपके शरीर की ऊष्मा, जैसे मान लीजिए जाड़े के दिनों में आप कंबल ओढ़ लेते हैं तो आपको कंबल गर्म नहीं करता है, कंबल केवल करता ये, आप कहते हैं कि ये कंबल बड़ा गर्म कर रहा है, तो सच्चाई ये होती है कि कंबल गर्म नहीं करता है। वो कंबल करता क्या है कि आपके शरीर से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को निकलने ही नहीं देता है, उसको रोके रहता है, जिससे आपके शरीर का टेम्परेचर जो है लगातार बना रहता है। लेकिन अगर आप बिना कुछ ओढ़े सो जाएं तो अब आपके शरीर की जो एनर्जी होती है वो निकलने लगती है, और जब निकलने लगती है, जब आवश्यकता से अधिक निकल जाती है तो आपको ठंडक महसूस होने लगता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो ये वजह होता है। तो फव्वारा मारने से आपके शरीर, चूंकि फव्वारा जब मारा जाता है तो वो ज्यादा क्षेत्रफल कवर करता है, और ज्यादा क्षेत्रफल कवर करता है तो क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा, और जब क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, और पृष्ठ तनाव कम होने से आपके शरीर के, आपके चेहरे के या जिस हिस्से पर पानी पड़ेगा वहां से जो है बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलेगी, और जब एनर्जी निकलेगी तो आपको ठंडक महसूस होने लगेगा। और फिर जो है इसी बेस पर नाभिक का बूंद रूपी मॉडल प्रस्तुत किया गया। यानी सबसे पहले तो ये पता नहीं था कि नाभिक कैसा होता है, बाद में पता चला कि अब जैसे बूंद होती है, बिल्कुल बूंद के आकार का ही नाभिक होता है, क्योंकि नाभिक जो है, नाभिक जब गोलाकार होगा तो उसका क्षेत्रफल कम होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो पहले शुरू में यही कल्पना किया गया था कि नाभिक द्रव के रूप में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जिस तत्व का नाभिक है वो उस अवस्था में होगा। नाभिक ठोस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है, गैस अवस्था में भी हो सकता है। ठोस पदार्थ का नाभिक ठोस अवस्था में, द्रव पदार्थ का नाभिक द्रव अवस्था में, गैस पदार्थ का नाभिक गैस अवस्था में होता है। तो ये सब चीजें होती हैं। और इसी तरह से एक चीज आपसे, एक प्रश्न और आपसे बार बार पूछा जाता है कि गर्म भोजन स्वादिष्ट क्यों होता है, या एक चीज पूछी जाती है कि गर्म सूप जो होता है, गर्म सूप का मतलब समझते हैं, जूस जिसको आप कहते हैं, तो गर्म सूप यानी गर्म जूस जो होता है वह स्वादिष्ट क्यों होता है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जीव से जुड़ी हुई जितनी भी
ज्ञानेंद्रिया कह लीजिए या जिह्वा से शरीर के प्रत्येक अंग का संबंध होता है। इसलिए बार बार आपको सलाह दिया जाता है कि जब आप भोजन करें तो भोजन को खूब बढ़िया से चबाएं, मुंह में उस भोजन को कुछ समय तक रखे रहें। इससे होता है कि शरीर के प्रत्येक अंग जो होते हैं, जब ज़्यादा समय तक भोजन पेस्ट के फॉर्म में या माल्ट के फॉर्म में आपके मुंह में होता है, तो पोषक तत्वों को जीभ के अंदर जो तंत्रिकाएं होती हैं वो तंत्रिकाएं सोखती हैं और सोख करके शरीर के पूरे भाग में फैलाती हैं। लोग समझते हैं कि भोजन करने से इन्हें मतलब होता है, तो लोग करते क्या है, अक्सर आप देखे होंगे कि बड़ी जल्दीबाजी होती है लोगों को। पहली बात तो ये कि जल्दीबाजी में भोजन कभी करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत जल्दीबाजी है तो भोजन आप कीजिए ही मत, छोड़ दीजिए, बाद में जब खाली होइएगा तो भोजन करिएगा। भोजन बड़े इत्मीनान से किया जाता है और भोजन हमेशा चबा करके करना चाहिए। बहुत लोग करते हैं कि पेट भरने से मतलब है ना, तो रोटी होती है, रोटी को 2 टुकड़े में करते हैं और 2 टुकड़े में करके सब्जी लेकर के मुंह में डाल करके और मुंह चलाते भी नहीं हैं। पता नहीं चलता है वो कहाँ गई रोटी, और फिर वो पेट में जाने के बाद होगा क्या कि उसका डाइजेशन सही तरीके से नहीं होगा और उसके जो पोषक तत्व होंगे, पोषक तत्व आपके पूरे शरीर में पर्याप्त मात्रा में फैलेंगे नहीं, तो ये आपके लिए हानिकारक होता है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में सलाह दिया जाता है कि भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा करके खाएं, या कोई भी माल्ट होता है, पेस्ट होता है, उसको मुंह में कुछ समय तक रखे रहें और तब इसके बाद उसको निगलें, तो ये आपके लिए फायदेमंद होता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि गर्म सूप जो होता है स्वादिष्ट क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो टेम्परेचर बढ़ने से पृष्ठ तनाव कम होता है। याद रखे रहिए, जब भोजन गर्म होगा तो गर्म होने से उसका पृष्ठ तनाव जो है, पृष्ठ तनाव कम होता है। अब पृष्ठ तनाव जब कम होगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ने से होता ये है कि वो भोजन जिह्वा पर ज़्यादा क्षेत्रफल घेरता है, और जब ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेगा तो इसीलिए हमको वो स्वादिष्ट लगता है। कोई भी गर्म भोजन, जब भोजन गर्म होता है तो जाहिर सी बात है, भोजन जैसे मान लीजिए चावल दाल है, चावल दाल आप एक में मिला करके भोजन कर रहे हैं, या अगर मान लीजिए रोटी दाल ही खा रहे हैं, तो उसको जब मुंह में आप रख करके चबाते हैं तो चबाने के बाद उसमें लार मिलता है, और लार मिलने से होता ये है कि वो द्रव के रूप में आ जाता है, और जब द्रव के रूप में आ जाता है, चूंकि उसका टेम्परेचर अधिक है, तो टेम्परेचर अधिक होने से पृष्ठ तनाव कम होता है, और पृष्ठ तनाव कम होता है तो जीभ पर ज्यादा क्षेत्रफल घेरेगा, और जो पदार्थ जिह्वा पर ज्यादा क्षेत्रफल गिरता है वो पदार्थ आपको बहुत स्वादिष्ट लगता है। लेकिन देखते हैं कभी कभी आप जो है घर से टिफिन लेकर के चले जाते हैं, और स्कूल जाने के बाद वहाँ पे जब वो भोजन ठंडा हो जाता है तो ठंडे भोजन को आप खाते हैं, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि ठंडा भोजन आप कर रहे होते हैं तो अंदर जाने के बाद लगता है कि उसको उगल देंगे, बाहर निकाल देंगे, ऐसा भी होने लगता है। तो इसलिए आपको कभी भी ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हमेशा गर्म भोजन करना चाहिए, और भोजन बनने के लगभग आधे घंटे के अंदर आपको भोजन कर लेना चाहिए। ये आयुर्वेद सलाह देता है, ये मेडिकल साइंस सलाह देता है। अब जो है इसके बाद आप देखे होंगे कभी कभार जो है मेला वगैरह लगता है, तो मेले में कुछ मदारी वाले होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को मदारी दिखाते हैं। मदारी दिखाने में करते क्या है कि एक बड़ा सा बर्तन होता है, बर्तन में पानी भरा होता है, और उसमें एक बत्तख रखे होते हैं प्लास्टिक का। तो लोग कहते हैं कि देखिए, इंसान तो इंसान का कहना नहीं मानता है, लेकिन ये प्लास्टिक का बत्तख है, और ये प्लास्टिक का बत्तख हमारा कहना मानेगा। जब हम कहेंगे तो ये इसमें चलना शुरू कर देगा, जब इसको मना कर देंगे तो रुक जाएगा। अब उसमें लोग करते क्या है, वास्तविकता क्या होती है कि उसमें जो है बत्तख के नीचे की तरफ कपूर लगाया गया होता है। तो जब कपूर को डाला जाता है, यानी बत्तख के नीचे कपूर लगा होता है, और जब बत्तख को हम डालते हैं जल में तो कपूर भी जल में पहुंच जाता है, और कपूर जो होता है वो पिघलता बहुत तेज है, पानी में जाने के बाद पानी में बड़ी तेजी से घुलने लगता है। तो जिस भाग में वो घुल जाता है उस भाग का पृष्ठ तनाव कम होता है, और जिधर नहीं घुला होता है उसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो अब वह कपूर का टुकड़ा जब तेजी से पिघलने लगता है
तो अब जो हिस्सा पिघल गया वो तो ठीक है, और जो नहीं पिघला वो आगे की तरफ भागता है बड़ी तेजी से। और इस प्रकार जब तक कपूर पिघलेगा नहीं तब तक वो बहुत तेजी से कपूर का टुकड़ा नाचता रहता है। क्योंकि कपूर के टुकड़े के ऊपर बतख होता है, तो इसलिए कपूर के टुकड़े के साथ साथ वो बतख भी नाचता है। अब उसको पता होता है, मदारी वाले को पता होता है कि कब कपूर खत्म होने वाला होता है। तो अब वो अभी कितना कपूर लगाया उसको तो पता ही है। तो अब वो जो है अब कहने लगता है कि देखिए अब हम बोलेंगे बतख से कि बतख रुक जाओ रुक जाओ। तो बोलता है, उसको पता होता है कि अब कपूर खत्म हो गया है, तो बोल करके उसको रोक देता है। और फिर बच्चे बड़े आश्चर्यजनक तरीके से उसको देखते हैं। तो ये होता है, ये कारण जो है ये पृष्ठ तनाव का ही कारण होता है। इसके साथ साथ आप देखें कि कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट तो आप लोग जीवन में जरूर किए होंगे, और एक्सपेरिमेंट हमेशा करते रहते हैं कि अगर पानी है तो अगर मान लीजिए बाथरूम में गए नहाने के लिए, तो पानी को सामने देखते हैं तो बैठ करके पानी से 2-4 मिनट लगता है कि बातचीत करते हैं, और फिर उसमें कुछ कलाकारी करना शुरू करेंगे। अगर मग है तो मग को 2-4 बार दबाएंगे, ऊपर निकालेंगे, कुछ कलाकारी करेंगे। इसके बाद मुंह से फूकेंगे, उसमें फूक करके देखेंगे कितना मज़ा आ रहा है। तो जब फूकते हैं तो उसमें जो है बुलबुले बनते हैं। जब फूकेंगे तो बुलबुला बनेगा, वो बुलबुला जो है तुरंत 1-2 सेकंड के बाद वो बुझ जाता है। लेकिन अगर वही साबुन का घोल है और साबुन के घोल में जब आप फूंक मारते हैं तो बुलबुला बड़ा बनता है। कभी कभी तो बुलबुला बना देते हैं तो लगता है कि कोई बहुत बड़ी मिसाइल आप बना दिए हैं। उसको ले करके बाहर उड़ाते हैं, उड़ा करके सबको दिखाते हैं कि देखो इतना बड़ा हम बुलबुला बना लिए। तो उसमें होता क्या है कि जब साबुन का घोल होता है तो साबुन घोल देते हैं, तो जब शुद्ध द्रव यानी शुद्ध जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, और जब उसके अंदर साबुन घोल देते हैं ना तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, तनाव घट जाता है, टेंशन घट जाता है। तो तनाव घटने के वजह से बुलबुला जो होता है साबुन के घोल का बुलबुला ज़्यादा समय तक रहता है। लेकिन अगर शुद्ध जल होगा तो शुद्ध जल का पृष्ठ तनाव अधिक है, तो उसमें जब बुलबुला बनता है तो तनाव अधिक होने की वजह से, भाई तनाव तो एक प्रकार का बल है, तनाव अधिक होने से होता यह है कि वो बुलबुले के ऊपर इतना प्रेशर बनता है कि बुलबुला तुरंत टूट जाता है। इसके साथ साथ फिर आपसे कहा जाता है कि शुद्ध जल में लोग कपड़ा धोते हैं, शुद्ध जल में कपड़ा धोते हैं और फिर सरफ के घोल में भी कपड़ा धोते हैं। तो शुद्ध जल का पृष्ठ तनाव, फिर वही सिद्धांत यहाँ भी काम करता है कि शुद्ध जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो पृष्ठ तनाव अधिक होता है, और शुद्ध जल का जब पृष्ठ तनाव अधिक होगा ना तो कपड़े के अंदर या तौलिया के अंदर जो मैल जमी होती है वो मैल से रिएक्शन नहीं कर पाता है, और मैल से रिएक्शन न कर पाने की वजह से अगर केवल पानी में कपड़ा धोते हैं तो वो कपड़ा साफ नहीं होता है। लेकिन जब उसी पानी में जब साबुन घोल देते हैं तो साबुन घोलने से जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है, और पृष्ठ तनाव घट जाता है तो जल जो है कपड़े के अंदर बहुत अच्छी तरह से एंट्री कर जाता है, और वो गंदगी से रिएक्शन कर जाता है, और गंदगी से रिएक्शन करके गंदगी को न्यूट्रल कर देता है। और गंदगी जब न्यूट्रल हो जाती है तो वो गंदगी कपड़े को छोड़ देती है, या कपड़ा को थोड़ा सा भी हिला देते हैं तो वो गंदगी कपड़े के अंदर से निकल करके और बाल्टी में जो घोल है उस घोल के अंदर चली जाती है। तो ये पृष्ठ तनाव का कारण होता है। अब इसके बाद जो है हम लोगों को देखना होगा पृष्ठ तनाव के साथ साथ हम लोगों को संपर्क कोण या स्पर्श कोण देखना होगा कि संपर्क कोण क्या होता है, स्पर्श कोण क्या होता है, केश नली क्या होती है, केशिकात्व क्या होता है, और अगर अपर्याप्त लंबाई की केश नली हो तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हमें देखना है। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितने भी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।